कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेशी जमीन से एक बार फिर भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुनाई दिए। बर्लिन के हाइटी स्कूल में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया कि संस्थाएं अपना काम नहीं कर पा रही। वोट चोरी के आरोपों को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमने साबित किया, कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव जीता। हमने चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछे लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने आगे यह भी दावा किया है कि तेलंगाना और हिमाचल में उनकी पार्टी जीत दर्ज कर पाई लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। राहुल गांधी का यह भी दावा है कि वो भारत में बीजेपी से नहीं बल्कि संस्थाओं पर बीजेपी के कब्जे से भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को अपने देश की जनता पर भरोसा नहीं, इसीलिए राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ मिलते हैं और विदेश में जाकर अपने ही देश की शिकायत करते हैं। वहीं जेडीयू का आरोप है कि राहुल गांधी का विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र को कोसना पुरानी आदत है। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं। आज की बहस इसी मुद्दे पर। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। Full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. राहुल गांधी ने ये जो गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी आरएसएस पर, इसके बाद बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से रिएक्शन आने ही थे। अब क्या कुछ रिएक्ट किया गया है एनडीए की ओर से, वो सुनवाते हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको कुछ पता नहीं है। मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी की स्थिति क्या है आप अच्छे से जानते हैं। राहुल गांधी को लोग कितना महत्व देता है, देश के अंदर विदेश के अंदर, ये दुनिया जानती है। राहुल जी की जो सोच है वह उसी सोच में रहे, हमारे लिए भी अच्छा है। वो अगर हकीकत समझेंगे, अपनी गलतियां सुधारेंगे तो हो सकता है हमें नुकसान हो। वो इसी धोखे में रहे और हमारे लिए अच्छी स्थिति है। तो चलिए आज के सवालों पर आते हैं। सबसे पहले सवाल पूछेंगे, विदेश में राहुल का बयान देश विरोधी क्यों लग रहा है। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि राहुल गांधी भारत को बदनाम कर रहे हैं क्या। सवाल यह भी पूछेंगे कि लोकतंत्र पर सवाल, विदेशी जमीन क्यों चुन लेते हैं। भारत की डेमोक्रेसी पर राहुल गांधी को यकीन नहीं है क्या। और सवाल यह भी पूछेंगे कि विदेशी धरती से देश पर शंका, राहुल की मंशा क्या है। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से अभिषेक झा और बीजेपी से प्रीति शेखर जी जुड़ रही, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से अरुण यादव और कांग्रेस से असित तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ध्रुव कुमार भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल असित तिवारी जी आपसे है। आरएसएस बीजेपी को कोसने के लिए और हार की हताशा जाहिर करने के लिए हर बार राहुल गांधी को विदेशी जमीन क्यों मिलती है। कभी अमेरिका, ब्रिटेन और अब जर्मनी में ये जो बीजेपी को, आरएसएस को बहाना बनाकर ये जो कोसा जा रहा है सरकारी संस्थाओं को, ये विदेश में ही जाकर उनको ये सब याद क्यों आता है।
संतोष जी, अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछूं कि विदेश के किसी भी वक्तव्य पर सिर्फ राहुल गांधी को ही मीडिया निशाने पर क्यों लेती है? प्रधानमंत्री जी ने 2015 में साउथ कोरिया में और एक बार चीन में ये कहा कि भाई इससे पहले इस देश के लोगों को अफसोस होता था कि अरे हमने कौन सा पाप किया था कि भारत में पैदा हो गए। किसको अफसोस होता था भाई? मुझे तो नहीं पता। मोदी जी के पूर्वजों को होता होगा। हमारे पूर्वज तो बड़ा गर्व करते थे इस देश में पैदा होने पर। मोदी जी ने ये बात विदेश की धरती पर क्यों कही? भारत में ही कह लेते। ब्रिक्स सम्मेलन में उन्होंने कह दिया, ब्रिक्स के सम्मेलन में कह दिया कि मेरे आने के पहले रुपया नहीं लुढ़क रहा था, भारत लुढ़क रहा था। क्या हुआ उसके बाद? रुपया का लुढ़कना उन्होंने रोक दिया कि भारत का लुढ़कना रोक दिया। ब्रिक्स के सम्मेलन में क्यों ये बात कही कि भारत लुढ़क रहा था? यूरोपीय देशों के दौरे पर जब गए मोदी जी तो उन्होंने कहा कि मैं 50 साल में जमा हुए कचरे को साफ कर रहा हूं। भारत कचरा देश था जिसे वो साफ कर रहे थे। मॉस्को में गए 2015 में ही, गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान जब भारत का राष्ट्रगान चल रहा था, सामने एक मॉस्को का गार्ड खड़ा था, वो लगे उसको धक्का देने और गार्ड ने उनका हाथ झटक दिया। राष्ट्रगान के समय भी संयम नहीं रख पाए। ऐसा नहीं है कि विदेशों में हमारी चर्चा नहीं होती है, हमारी बात नहीं होती और विदेश के लोग नहीं जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। दुनिया इतनी अभी तकनीक से लैस हो चुकी है ना कि हर जगह की खबर पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के बयान बताए। चर्चा करेंगे तो लोग जानेंगे। मैं जरा अपने दर्शकों को राहुल गांधी ने कब क्या क्या विदेश में कहा है वो भी सुनवा देता हूं, तारीख के साथ बता देता हूं। 22 दिसंबर 2025 बर्लिन जर्मनी में देश की संस्थागत ढांचे पर बीजेपी का कब्जा है। जांच एजेंसियों का बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल हो रहा है। 20 अप्रैल 2025 बोस्टन अमेरिका में कहा है चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, चुनाव आयोग के सिस्टम में बहुत कुछ गलत है। 10 सितंबर 2024 वॉशिंगटन अमेरिका में कहा है कि भारत में लोकतंत्र पिछले 10 साल से टूटा हुआ है। 8 सितंबर 2023 को ब्रसेल्स बेल्जियम में कहा है लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बड़े पैमाने पर हमला हुआ है। 7 मई 2023 लंदन यूके आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना फांसीवादी संगठन है। यह कौन सा प्रेम बरसा रहे हैं सर? यह भी तो भारत की लोकतंत्र की और संतोष जी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका मजाक बना रहे हैं वहां। संतोष जी जितनी ईमानदारी से आपने राहुल जी के सारे बयान बता दिए, उतनी ईमानदारी से मोदी जी का भी बता दिया होता। नहीं, मैंने तो आपको मौका दिया, आपने बताया ना मोदी जी का, क्योंकि आपने राहुल गांधी जी का छोड़ दिया था तो इसीलिए मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। तो अच्छा, आपने तो राहुल जी वाला खुद मौका लेके बोल दिया, मोदी जी वाला कभी आपने बोला मौका लेके? उनका भी बोलना चाहिए, बस मेरा ये आग्रह है। नहीं, आपने मुझे मौका नहीं दिया। अभी मैं आ रहा था बीजेपी के पास, मैं गया कहा था अभी। अच्छा, ये ठीक है, देखता हूं, इंतजार करता हूं। चलिए जी प्रीति जी, जब भी राहुल गांधी जी, ठीक है, उन्होंने इस बार जर्मनी से इस बात का मुद्दा उठाया, क्या ये भारत में नहीं उठा रहे थे? वो पूरा चुनाव उन्होंने, बिहार चुनाव इसी बात पर, वोट चोरी पर लड़ा है। हरियाणा का वो जिक्र कर रहे थे, पीपीटी वो लगातार उस पर प्रेजेंटेशन भी दे रहे थे। वो उन्होंने महाराष्ट्र पर सवाल नहीं पूछे थे क्या? जमीन जो थी वो विदेश की हो सकती है, लेकिन उनके मुद्दे तो भारत वाले ही थे। देखिए, राहुल गांधी जी दरअसल अब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहे, वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं। वो विदेश की धरती पर जाते हैं और नए नए प्रोपेगेंडा के तहत भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने बिहार चुनाव में वोट चोरी जैसे मुद्दों को बढ़ चढ़कर बताया, लोगों को जताया, लेकिन जनता ने सब बता दिया कि वोट चोरी दरअसल उनके वोट बैंक में चोरी हो गई है और वो दरअसल आउट हो गए हैं। जनता ने उसे बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया। अब यही बिल्कुल इसी प्रोपेगेंडा को विदेश की धरती पर जाकर फैलाना चाहते हैं कि संविधान की हत्या भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, तो लोकतंत्र की हत्या भाजपा करना चाहती है। लेकिन वो विदेश की धरती से ये कहना नहीं भूलते हैं कि संविधान में संशोधन करते हुए उनके ही पार्टी के शासन काल में इमरजेंसी ये अपने भारत देश पर थोपा गया। इस बात की वो तो चर्चा नहीं करते। तो देखिए, राहुल गांधी जी को अब भारत के लोगों ने उनको राजनीतिक रूप से नकार दिया है। उनके आइडियोलॉजी में ना तो दम है, ना तो उनके कथनी और ना तो करनी में दम है। और जब उनकी दाल बिल्कुल भारत की धरती पर नहीं गल रही, तब वो विदेश जाते हैं। विदेश में जाकर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी
बातों में संलिप्त रहते हैं, जो भारत विरोधी गतिविधियों में जिनकी संलिप्तता रहती है, जो वहां से भारत विरोधी नारे लगाते हैं, उनसे जाकर राहुल गांधी जी हाथ मिलाते हैं। जैसे तो ये तो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि राहुल जैसे जी उदाहरण अपना भी दीजिए देश ना। प्यारा नहीं अगर है। आप यहाँ की गंभीर आरोप संस्कृति, लगा यहाँ का रहे हैं कि लोकतंत्र भारत प्यारा विरोधी नहीं। लोगों से उन्होंने जाकर हाथ मिलाया, तो उदाहरण भी दीजिए, किसी को कोट भी कीजिए। देखिए ऐसे कई उदाहरण हैं जो यहाँ भारत में, जो यहाँ के, चाहे जॉर्ज सोरोस की बात करें हम लोग, या फिर और भी कई अन्य लोगों की बात करें, तो वो जाते हैं वहां पर, उनसे वैसे लोगों से मिलते हैं जो कहीं ना कहीं जिनकी संलिप्तता भारत से बिल्कुल बियॉन्ड रहती है, यहाँ के लोकतंत्र से अलग हटकर जिनकी मानसिकता होती है, वैसे लोगों से वो मिलते हैं। और राहुल गांधी जी बताएं ना कि भारत में उन्होंने साबित कर दिया क्या जो उनके आरोप थे? क्या उन्होंने, जो 45 दिन का समय था चुनाव आयोग के पास, क्या उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया? क्या उनकी जो मानसिकता रही थी भारत विरोधी की, भारत के संविधान के प्रति, यहाँ के चुनाव आयोग के प्रति, यहाँ के सरकार के प्रति, उस विरोधी मानसिकता के साथ क्या वो खड़े हो पाए? क्या नहीं हो पाए? तो जहां भारत की भूमि पर उनको खड़े होने के लिए यहाँ की जनता नहीं दे रही, वही वहां जाकर अपना साम्राज्य फैलाने चाहते हैं, अपने विचारों से वहां के लोगों को यह कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उनको जाकर बांग्लादेश के मुद्दे पर बोलना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इस पर वो कोई चर्चा नहीं करते। उनकी और भारत जैसे लोकतांत्रिक बांग्लादेश वाला मैटर उनकी राजनीति को शूट नहीं करता है। भारत की सरकार चला रहा है। जहां भी हिंदू को प्रताड़ित किया जाएगा, उस समय राहुल गांधी जी मौन हो जाएंगे। जब संसद में बहस करना हो जाएगा, संसद की धरती से मौन हो जाएंगे। देश की सरकार इतनी डरपोक है कि पड़ोसी देश में हिंदू जिंदा जला दिया गया, सरकार के देश की धरती पर जाकर खड़े होकर किससे डर रहे हैं कि मोदी जी नहीं बोल पा रहे हैं बांग्लादेश की घटनाओं पर? स्पष्ट है बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर मोदी जी किससे डर रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? सदन में चर्चा हो रही थी, सरकार आप चला रहा है ना, सरकार क्यों डर रही है? किस विपक्ष बोलेगा? और हमारे बिहार पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और हमारा प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठा है, किसके डर से? नहीं आते तो सर, किसका डर है? और वहीं तो सर, जो बाकी के मामलों पर लंबा पोस्ट कर रहे थे, बाकी के मामलों में, इजराइल वाले मामले में जब लंबा पोस्ट कर रहे थे इजराइल के खिलाफ वो, तो उस समय नेता प्रतिपक्ष वहां बोलेगा, क्योंकि वहां की राजनीति उनको शूट कर रही है। नेता प्रतिपक्ष बांग्लादेश पर नहीं बोलेगा, वहां पर स्टेटमेंट नहीं आएगा। सुनिए ना, अरे जानकारी नहीं है भाजपा प्रवक्ता को तो आप क्यों साथ दे रहे हैं? इस पर प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बोला है, सदन में उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अभी इतना ही जानकारी है, आप पर इनका साथ दीजिए। वीडियो निकालिए, प्रियंका जी का वीडियो नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही है। प्रियंका गांधी ने जाकर जर्मनी में भारत के लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाए, सवाल राहुल गांधी ने उठाए विदेशी धरती का इस्तेमाल करते हुए। सवाल ये उठ रहा है कि विदेशी धरती पर जब भारतीय लोकतंत्र, चुनाव आयोग, वोट चोरी की बात आप उठा रहे हैं, तो बांग्लादेश की बात उठाते हुए क्या होठ सिल गए थे? बांग्लादेश का सवाल हमारी सांसद ने लोकसभा में उठाया। सरकार किससे डर के चुप है? सरकार का दायित्व ज्यादा है कि विपक्ष का? ठीक है, मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं, हमारे मुद्दे से डाइवर्ट हो रहा है। मैं अभिषेक जी की तरफ जा रहा हूं। अभिषेक जी, कुछ फैक्ट्स में निकाल रहा था, चूहे के बिल में है। अभिषेक जी कुछ फैक्ट्स में निकाल रहा था, जब मैं पढ़ रहा था कांग्रेस की हालत इस समय देश में क्या है वो जरा बता दूं। सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार और 3 ही राज्यों में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। लोकसभा में उनके 543 में से 99 सांसद हैं, राज्यसभा में 245 में से 27 सांसद हैं। 6 राज्य केंद्र शासित राज्यों में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है, 13 राज्य केंद्र शासित राज्यों में कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है। क्या इसी का फ्रस्ट्रेशन निकाला जा रहा है विदेशी धरती पर? न तो क्या इसी वजह से बांग्लादेशी घटना पर सरकार चुप है? सरकार क्यों चुप है? कांग्रेस का 0 पाली में कह लिया, थोड़ा जवाब चुप क्यों है सरकार? इसका जवाब मांगिए ना। बांग्लादेश के मामले पर प्रधानमंत्री क्यों चुप है? विदेश मंत्री क्यों चुप है? संतोष जी, आपने तो बहुत बेहतरीन तरीके से राजनीति में जो कांग्रेस पार्टी की बुरी परिस्थिति है आज के परिदृश्य में, समय एक समान तो किसी का नहीं रहता है, उसको आपने उजागर किया, उस पर आपने प्रकाश डाला। अभी अगर इतिहास में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी राजनीतिक लेगेसी रही है, बहुत सीटें ये जीतते थे और सारी बातें होती थी। अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राहुल गांधी जी की मनस्थिति को समझने की बहुत आवश्यकता है हम सब लोगों को।
अब राहुल जी विदेश जाते हैं, विदेशों में कांग्रेस पार्टी का एक ऑरा इस तरह से बना हुआ है कि भाई कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी, एक बड़े विरोधी दल के रूप में इस देश में रही है, लेकिन वस्तुस्थिति इससे इतर है। तो राहुल गांधी जी का ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन निश्चित रूप से है, और कहीं ना कहीं वो जो एक्सक्यूज वाली पॉलिटिक्स होती है कि लोग एक्सक्यूज देते हैं कि हम इन कारणों से हारे, या ये प्रमुख बातें थी जिस वजह से हमको हार का सामना करना पड़ा। सबसे ताज्जुब तब होता है जब संवैधानिक संस्थाओं पर राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं, उस इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं जिस इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कराए हुए चुनाव से वो सांसद बनकर आए। उनकी बहन इस बार सांसद बनकर के आई है, और उनकी पार्टी जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि इतने सांसद विधायक या इन प्रदेशों में उनकी सरकारें बनी हैं, उन जगहों पर ये चुन करके आए हैं, और तब भी इनको सवालिया निशान खड़ा करना है। वैसे ही हमारे इलेक्शन कमीशन पर, तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को विदेश से ही ऐलान कर देना चाहिए कि जिस इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कराए हुए चुनाव से मैं सांसद बना हूं, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, मैं सांसद नहीं बनूंगा। मेरी पार्टी ऐसे इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कराए हुए चुनाव में नहीं जाएगी, तब होता सही प्रतिकार। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये दोनों पॉलिसी एक साथ नहीं चलती है, और हमें तो खेद है। देखिए, देश के अंदर की बात, हमारे घर के अंदर की बात घर के अंदर ही रहनी चाहिए। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उनका पूरा सम्मान है, सदन के अंदर सदन के बाहर जितना क्रिटिसाइज करना है सरकार को वो कर सकते हैं, लेकिन जब वो विदेशों में जाते हैं और वहां कुर्सी पर बैठकर हमारे देश के लोकतंत्र को गाली देते हैं, उस लोकतंत्र को गाली देते हैं जो पूरे विश्व में एक उदाहरण स्वरूप है, हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से सवाल खड़े करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर देशवासी को और राहुल गांधी जी के जो समर्थक हैं, जो सच्चे राष्ट्रभक्त होंगे, ऐसे लोग जिन्होंने उनको या उनकी पार्टी को वोट दिया है, जो हमारे राष्ट्र के प्रति अपने अंदर सम्मान का भाव रखते हैं, हर किसी को बुरा लगता होगा कि हमारे देश की शिकायत, हमारे संवैधानिक संस्थाओं की शिकायत ऐसे मंचों से जाकर राहुल गांधी जी करते हैं। हमें लगता है कि एक राजनीतिक, मैं अरुण जी की तरफ जा रहा हूं। पूरी कांग्रेस पार्टी हो चुकी है, और बिहार चुनाव के बाद इतना बुरा हश्र इनका हुआ है। अरुण जी, मैंने राहुल गांधी जी का पूरा भाषण सुना और उसमें मैंने कुछ चीजें कोट की। उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया जहां पर उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम वहां जीत गए थे, चुनावी व्यवस्था ने हरा दिया। उन्होंने तेलंगाना हिमाचल में सरकार उनकी बनी है, उसका उन्होंने जिक्र किया है। महाराष्ट्र में कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, लेकिन उन्होंने बिहार का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब बिहार में तो ठीक हुआ है मामला। अगर मामला गड़बड़ हुआ होता, वोट चोरी हुई होती यहां, तो उसका भी जिक्र करते वो। देखिए संतोष जी, हमें तो समझ में नहीं आता कि भाजपा के नेता, संघ के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन में बोले, सड़क पर बोले, देश के कोई कोना में कुछ भी बोले, विदेश जाकर बोले, विदेश की धरती से कुछ भी बोले तो मीठा मीठा। वहीं विपक्ष के नेता सदन के अंदर बोले, सड़क पर बोले, देश के किसी भी कोने में। नहीं, सवाल ये है कि आप हार पर बोल रहे हैं, या विदेश, जब आप जीतकर बोले तो ठीक है। संतोष आप जीतकर भी तो कहिएगा कि नहीं, हम जो जीते हैं वो ईवीएम से जीते, हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब आप हार गए तो हार के बाद तो बहाना ही माना जाता है। सुनिए ना संतोष भाई, विदेश में बोले, कुछ भी हम लोग बोले, वो खट्टा खट्टा। गजब, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है हिंदुस्तान, और जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, पिछले 11 सालों से 2014 के बाद से देश के अंदर जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग की बात कर लें, चाहे ईडी की बात कर लें, चाहे सीबीआई की बात कर लें, क्या स्थिति हो गई है? क्या यह सच नहीं है कि भाजपा के चंगुल में चला गया है, हाथों में चला गया है ये सारे के सारे संवैधानिक संस्था? कोर्ट तक ने कहा ईडी पर कई तरह के सवाल। सीबीआई, ईडी का आप देख लीजिए ना इतिहास, पिछले 11 साल में 124 मामले सीबीआई ने दर्ज किया, और उसमें 115 से अधिक
विपक्षी नेताओं पर ईडी ने 125 से अधिक मामला दर्ज किया, उसमें 100 से लेकर 110-15 से अधिक विपक्षी नेताओं पर, बाकी किस पर दर्ज हुए? 99% विपक्षी नेताओं पर। अरे तो 1% तो आप 1% किस पर कार्रवाई हुई? भैया अब भ्रष्टाचार पर अगर कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार पर अगर कार्रवाई होगी तो ये देखकर की जाए कि वो पक्ष में विपक्ष में, चूंकि विपक्ष में छोड़ दो, ये आरोप लगा देंगे हम पर। अरे ये भैया सुन तो लीजिए ना, 1% वो है नौकरशाह पूंजीपति जो जुड़े हुए हैं विपक्ष से, ऐसे लोगों पर। और सत्ता पक्ष के तो है बल्ले बल्ले, और चला जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ तो दूध के धुले हो जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। ये है हमारा लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को खत्म कर रही है, ये सच्चाई है। अगर आपके मुंह से अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि आपके नेता पर जो कार्रवाई कराई थी वो इसी कांग्रेस ने कराई थी, तब भी आप कह रहे थे कि वो तोता है ईडी। अरे भैया आप सुन लीजिए, जब आप कांग्रेस का तोता बनाते थे, आज बीजेपी का तोता बता रहे। आप सुन लीजिए ना, सुनिए ना संतोष भाई, कितना धैर्य से आप एनडीए प्रवक्ताओं को सुन रहे थे। थोड़ा विपक्ष को भी बोलने का मौका दीजिए ना। अच्छा, 2014 से पहले ईडी सीबीआई किसका तोता थी? आप बताइएगा, फिर मैं आपके नेताओं के बयान निकाल के देता हूं। आप बताइएगा, 2014 से पहले ईडी सीबीआई किसका तोता था? सुन लीजिए, आप देख लीजिए कितने विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। आपके पास तो डेटा होगा, देख लीजिए ना कितने प्रतिशत हैं, और इनके शासनकाल में कितने प्रतिशत हैं। मैं ध्रुव जी की तरफ जा रहा हूं। 10 सेकंड, हाँ, 10 सेकंड जल्दी से अपनी बात को समाप्त करेंगे। आपने कहा कि अब बिहार के संदर्भ में उनकी मुख से वहां कुछ नहीं मिला तो यहाँ वोट चोरी नहीं हुआ। अरे भैया, एनडीए के नेताओं ने ही पोल खोल दी। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा? 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार हमने डीएम के सहारे मदद से चुनाव जिता दिया। इससे भी बड़ा कोई आपको चाहिए प्रमाण? और इस प्रमाण के बावजूद भी देश का चुनाव आयोग मूक दर्शक है, तो माना नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, मैं ध्रुव जी की तरफ जा रहा हूं। ध्रुव जी की तरफ जा रहा हूं। ध्रुव जी, 2024 के बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें हरियाणा में बीजेपी जीती, महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार बनी, बीजेपी जीती, झारखंड में जेएमएम सरकार बनी, जिसमें सहयोगी है दोनों, असित नाथ तिवारी जी भी और अरुण यादव जी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, वो भी इंडिया अलायंस की सरकार है। उसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में नीतीश सरकार की बनी है, और दिल्ली में रेखा, यानी कि 2, 4, 6 में से 2 जगह इनकी भी सरकार है। वहां पर इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जम्मू कश्मीर में वहां पर भी ईवीएम ठीक था, वहां वोट चोरी नहीं हुई। झारखंड में चूंकि बंपर ऐतिहासिक जीत मिली है, वहां पर भी ठीक था। वहां तो ये दोनों सरकार में अच्छे पद भी हैं दोनों के पास। संतोष जी, ध्रुव जी से सवाल है मेरा, ध्रुव जी से प्लीज, ध्रुव जी से। हाँ जी, देखिए संतोष जी, ऐसा है कि मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति की अबूझ पहेली हो गए हैं राहुल गांधी। उनका पता लगाना मुश्किल है कि उनकी क्या नीति है, क्या रणनीति है, और उनके सलाहकार उन्हें क्या सलाह देते हैं। वो बिल्कुल कुछ भी कभी कैसे कह सकते हैं, आप मान के चलिए। ये जो वर्तमान अभी जो मामले आ रहे हैं जिस पर आप तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, तो आप राहुल गांधी से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए, कुछ नया भी नहीं बोला। कौन अमूमन पिछले 2023 से जितने भी स्टेटमेंट मैंने दिए लगभग सेम ही है। इल्म नहीं है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ये ऐसा फार्मूला है जिस पर केजरीवाल पूरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। वो सदन में लेके ईवीएम बैठ गए कि नहीं, ये इसमें गड़बड़ है, वो साबित नहीं कर पाए। अभी वोट चोरी के मामले में पूरा अपना बिहार भ्रमण किया इन्होंने, कभी बाइक पे घूमे, कभी प्लेन से घूमे, और बिल्कुल कुछ, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो अब बिहार को वो मान के चल रहे हैं कि बिहार हमारे एजेंडे में नहीं है। दूसरा जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, यहाँ बिहार या इंडिया में उनको उतना तवज्जो शायद मीडिया से नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो विदेश की तरफ रुख करते हैं। और वहाँ सच है कि देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत विरोधी बयान मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की चीजें चलती रहती हैं और उसके प्रमाण हैं। बिहार के कई सीनियर जर्नलिस्ट से कहा गया था कि $1,500 आपको मिलेंगे, आप जरा सा कुछ ऐसा लिखिए जो भारत सरकार के नीतियों के खिलाफ हो।
तो ऐसे लोगों की तलाश होती है, मतलब ये प्रमाणिक बात है, यहाँ के कई जर्नलिस्ट इस बात के गवाह हैं। तो लेकिन वैसे लोगों के लिए राहुल गांधी एक बढ़िया एक तस्तरी में रखा हुआ ऐसी मिठाई है जिसका उपयोग कर सकते हैं आप। तो ये उन लोगों की एक साजिश है भारत के विरोध के लिए, और वो उसका हथियार बन जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं। ये भी उनको समझ नहीं है उतनी कि कब कहाँ कैसे क्या कहना है। फिर वही बात, तो मिला जुला के मुझे लगता है कि उनको राजनीति नहीं करनी, उनको सिर्फ मोदी विरोध करना है। और निश्चित ठीक कहा कई लोगों ने कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर, लगातार उनका ग्राफ गिर रहा है, लगातार वो नए नए प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता, भारतीय जनता उनको बहुत तवज्जो नहीं दे रही हर इशू पर। वो सही और अब दिक्कत ये भी है ना कि क्योंकि मैं आज देख रहा था कि अब कांग्रेस के अंदर भी उनका विरोध होने लगा है। तरह जाते आते हैं। कांग्रेस नेता है हुसैन दलवाई ने संगठन की कमजोरी पर सवाल पूछ लिए हैं। मांग तो सब जगह से प्रियंका की हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा जी का भी बयान आ गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी प्रियंका को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी है। तो ये भी तो देखिए ना कि कांग्रेस में भी असित नाथ तिवारी जी लगातार राहुल गांधी जी की जो स्वीकारता है वो कम हो रही। जी बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि अगर एक्सेप्टेंस होता तो पार्टी के अंदर विरोध क्यों होता, फिर वो साइड कर दिए जाते हैं। जरा सी अगर कोई आईना दिखाने की कोशिश करती है, सही बात कहने की कोशिश की जाती है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, तो वो माने जाते हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं, उनकी बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का जो कल्चर है, चरित्र है, मुझे लगता है ये राहुल गांधी की ही देन है। और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, जिसकी और चिंता नहीं है। और विदेश में जाकर इस तरह की बातें करना निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये कहीं से क्षम नहीं है। और हर वो मेरे पास समय कम है, सभी मेहमानों के पास सबसे 1 मिनट। असित नाथ तिवारी जी, 1 मिनट आपका। एजेंडे वाले राष्ट्रवाद की ना हो। जी, ध्रुव जी ने कहा कि भाई उनको मीडिया में बहुत यहाँ स्पेस नहीं मिलता, इसलिए वो विदेश में बोलना ठीक समझते हैं। मोदी जी को तो मीडिया में बहुत स्पेस मिलता है। उन्होंने क्यों कहा कि भारत के लोगों को लगता था कि पता नहीं हमने कौन सा पाप किया कि भारत में पैदा हो गए। ये बात विदेश में जाके बोलने की क्या जरूरत थी, वो देश में बोल लेते। उन्होंने ये विदेश में क्यों बोला, ये सवाल भी है। ये सवाल भी है, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत की इमेज जो है सांप छुछुंदर वाले देश की थी। ये रुपया नहीं लुढ़का, ये तो भारत लुढ़क गया। ये भी तो उन्हें तो यहाँ मीडिया पूरा मीडिया उन्हीं का है। तब जाके विदेश में उन्होंने क्यों बोला, ये भी सवाल पूछ लिया जाता। दूसरी बात, पत्रकारों को कहा गया सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखना। सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखना पत्रकारिता नहीं है क्या? बस सरकार के लिए ढोल पीटता रहना पत्रकारिता है? पैसे के लिए तो अगर ये पत्रकारिता है तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता की ये समझ इतनी वाहियात और घटिया है। खिलाफ लिख रहे हैं तो ये ठीक है। सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखा जाता है, पैसे लेकर लिखा जाना चाहिए, लिखा जाता है, वही पत्रकारिता है। चाटुकारिता और पत्रकारिता में बस यही डिफरेंस है। और सरकार के खिलाफ लिखिए तो ये फिर पत्रकारिता या धंधा है? इसका एक भी प्रमाण हो, सरकार मोदी जी की है ना, इसका एक भी प्रमाण हो तो एक मुकदमा कर दे। ठीक, प्रीति जी जल्दी से 1 मिनट आपका। प्रोपेगेंडा करने में मोदी जी और उनका गिरोह तेज है। एक भी प्रमाण हो तो केस करें। वो स्वर्गादपि गरीयसी, उस मातृभूमि की गरिमा की रक्षा। नहीं, ये तो पाप किया तो यहाँ पैदा हो गए। और हाथों में एक मोदी जी तो कहते हैं पाप किया कि भारत में पैदा हुए। आप कह रहे हैं जननी जन्मभूमि, संविधान लेकर घूमने से कुछ नहीं होता। विदेश में जाकर बताना पड़ता है कि हम पाप किए तो भारत में पैदा हुए। अखंडता बनाए रखने के लिए यहाँ इस संविधान का सम्मान करना पड़ता है, जो कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, उनके जेहन में ये बातें नहीं आती हैं। और वो विदेश की धरती पर जाकर लगातार भारत, इस देश की अखंडता कांग्रेस की का काम पढ़ लिख के आया कीजिए। इस देश की अखंडता कांग्रेस की उगलते हैं। यहाँ पूरा भारतवर्ष दिख रहा है ना, ये कांग्रेस की देन है। और यहाँ इस हमारे देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। अभिषेक जी 1 मिनट आपका। जनता ने इतने दिनों तक राजनीतिक रूप से दूर रखा, आने वाले समय में भी वो लोकतंत्र से बिल्कुल दूर रहेंगे और जनता उनको सबक हम समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लगातार इतने चुनावों को हारा है, उसकी भी अपनी एक अलग फ्रस्ट्रेशन है। वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा कितने चुनाव आडवाणी जी के नेतृत्व में कितने हारी बता दीजिए। 54 साल भाजपा लगातार इस देश में किसके नेतृत्व में हारी बता दीजिए। 54 साल आपने अपनी पाली में बोल लिया, अब धैर्य रखिए भाई। राहुल गांधी जी का आचरण मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के अंदर हो गया। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, नहीं, ये सवाल बहुत मौजूद हो जाता है। भारत में पैदा हो गए कोई भी अगर इस देश का नागरिक होगा, किसी भी कीमत पर
अपने देश के खिलाफ एक भी शब्द विदेशों में जाकर बोला गया है न देश की आप जुर्मी सरकार के खिलाफ बोला गया है। देश के इससे खिलाफ पहले बोलना और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र किसके हैं? मोदी प्रधानमंत्री किसके हैं? नरेंद्र मोदी इस देश के अब तक लोकतंत्र पर बोला जाना, सबसे बड़ा ऐसे डिबेट मत प्रधानमंत्री। कराइए भाई। देखिए आसिफ जी प्लीज, मेरे पास बहुत समय राहुल कम है, गांधी जी please। सबसे नहीं, राहुल आसिफ जी, गांधी जी please, मेरे सबसे पास अच्छे बहुत समय कम है। राहुल गांधी जी सबसे अच्छे नेता है। देखिए देश फ्रस्ट्रेशन के खिलाफ हम बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, हम देश के आसिफ खिलाफ जी बोल का रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन समझ क्या बात सकते कर रहे हैं हैं। आप लोग? मोदी देश भारत के का लोकतंत्र, देश की आत्मा, देश की अस्मिता के खिलाफ बोलने वाला हर एक नागरिक उसकी देश के चुनाव सोच के पर खिलाफ बोला गया है। उसके सोच पर प्रश्न चिन्ह उठता है। अरे ठीक, इस्तीफा मेरे दिला पास दीजिए समय भाई। कम है, अरुण जी, जल्दी अगर से उनको अपनी देश बात के कंप्लीट चुनाव आयोग का कीजिएगा। भरोसा नहीं है, उनसे कहिए कि वो इस्तीफा दे दें। इस्तीफा दे ही देना चाहिए। राहुल गांधी संतोष जी जी, ऐसे आचरणों का परिचय देते हैं जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, और थोड़ा किसी सा- भी कीमत पर देश के किसी नागरिक को यह सब अच्छा नहीं लगेगा। ये लोग अपनी राजनीतिक कब्रगाह बना रहे हैं, ठीक। अपनी राजनीतिक ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम राहुल जी कर रहे हैं। ठीक, अरुण जी जल्दी से। देखिए संतोष जी, हमको ये समझ में नहीं आता है, आप लोग भी लगातार इस बात को बढ़ाने का काम करते हैं। भाजपा देश है क्या, या संघ देश है क्या? चुनाव आयोग तो देश की देश की संवैधानिक प्रक्रिया है ना, चुनाव होना, आयोग चुना जाना, नहीं, उसी और उसी पर सवाल उठा देना कि हरियाणा हरा दिया, महाराष्ट्र हरा दिया। अब सुनिए तो, अब सुन लीजिए ना, अब यही संतोष भाई बीच में अगर आप नहीं, ठीक है, कूद जल्दी से जाएंगे कंप्लीट कीजिएगा। तो फिर हाँ। क्या होगा? वही जो संवैधानिक संस्था है उसी को बचाने की तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, विदेशी जमीन उसी से। की तो बात कर रहे हैं। कहीं भी क्यों नहीं? मैंने तो पहले भी कहा, आप करें तो खटक मीठा मीठा, मैं करूं तो ठीक, ध्रुव जी क्लोजिंग खट्टा स्टेटमेंट, खट्टा। बहुत कम समय है मेरे पास। ध्रुव जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। मुझे लगता है, देखिए आज हम भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत ही ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जिन्हें सब ने स्वीकार किया। तो उसका कारण यही था कि वो बिल्कुल भारतीय नेता की तरह थे। विपक्ष में रहते हुए भी जब भारत के टीम के साथ बाहर जाते थे, प्रतिनिधि बना के भेजा गया था उनको, तभी उन्होंने भारत की बात की थी, भारत की अच्छी बातें कही थी। इस तरह से आपसी जो कटुता है, राजनीति है भाई, सबको सत्ता चाहिए, आपस में आप एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन आप विदेशों पे जाके बोलेंगे। मुझे लगता है ये कहीं से ये बयान, ये कृत्य राहुल गांधी का निश्चित तौर मोदी जी वाला कृत्य accepted सही नहीं था है। ना, जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करेंगे, लेकिन कोई भी मोदी जी वाला भारतीय कृत्य से सही पूछ था ना। लीजिए, आम भारतीय से पूछ लीजिए, इस तरह के स्टेटमेंट को क्या वो पसंद करते हैं? मोदी जी राहुल वाला गांधी कृत्य को पसंद अंग्रेजी की करते हैं। समझ नहीं है, देखने तो को मुझे मिला। लगता है कि उनको मोदी जी की राजनीति समझ पर भी एक बार राजनीति सवाल में उठाइए ना करेंगे। महाराज, मान लें कि आप पत्रकार हैं। वो मान लिया जाए कि अगर मान लाइन नहीं लीजिए देखे ये कि बात अगर आप भारत में कहते हैं, भारत के मंचों पे कहते हैं, इतना मुश्किल है इस आप दौर रैली में निकालें, पत्रकार बचे रहना। वोट चोर कह के आपने नारा देते हैं। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, ये डिबेट यही रोकनी पड़ेगी। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।